हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम आपको सेविंग के कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करके बताएंगे, जिसमें है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी, दूसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ, तीसरा है नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस और अगला है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के साथ ही इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि ईएलएसएस की भी हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में सेविंग के इन इन्वेस्टमेंट की हम 6 मापदंडों के आधार पर तुलना करेंगे। इसमें पहला है रिस्क फैक्टर, दूसरा है लिक्विडिटी यानी कि कितने आसानी से हम इन्वेस्टमेंट में से पैसे वापस को निकाल सकते हैं, तीसरा है टैक्स बेनिफिट और चौथा है रिटर्न्स, पांचवा है टाइम लिमिट और छठवां है गोल यानी कि किस कार्य के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हर इन्वेस्टमेंट के अपने लाभ और हानि होते हैं। हर इन्वेस्टमेंट को एक अलग कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम यह समझाने का प्रयास करेंगे कि कौन सी इन्वेस्टमेंट को हमें किस कार्य के लिए प्रयोग करना चाहिए। और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम यहां पर जान लेते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है। ज़्यादातर लोग एफडी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट करा सकते हैं। इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी कम होता है। यहाँ पर अगर एफडी की लिक्विडिटी की बात करें तो इसमें जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी हाई होती है। आप अपना पैसा कभी भी इसमें जमा कर सकते हैं और कभी भी इसमें से निकाल सकते हैं। अब एफडी के टैक्स बेनिफिट की बात करें तो सेक्शन 80C में 5 साल की जो एफडी होती है, जिसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, उसमें आपको टैक्स रिबेट मिल जाता है यानी टैक्स छूट का लाभ मिल जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि टैक्स रिबेट वाली जो एफडी है, चाहे ये नॉर्मल एफडी हो, उसका जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। अब यहाँ पर क्योंकि इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है तो अगर आपकी एफडी 7-8% का आपको रिटर्न दे रही है और आप 20% या 30% की टैक्स रेंज में आते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इसीलिए हम मानकर चल सकते हैं कि टैक्स कटने के बाद आपको एफडी में 5 या 6% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाएगा। यह रिटर्न्स इन्फ्लेशन को लगभग मैच कर पाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वह बस मुद्रास्फीति के बराबर है और वास्तव में आपको कोई खास कमाई इसमें नहीं होती है। तो ये तो था एफडी के बारे में। अब हम जान लेते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ के बारे में। कोई भी व्यक्ति अपना पीपीएफ अकाउंट बैंक के अंदर खुलवा सकता है। पीपीएफ के अंदर रिस्क फैक्टर काफी कम है क्योंकि यहां पर आपको गवर्नमेंट की बैकिंग मिल जाती है। वहीं अगर हम इसके लिक्विडिटी की बात करें तो इसमें जो लिक्विडिटी होती है वो काफी कम होती है क्योंकि यहां पर आपको बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होती है। पीपीएफ में आपको 15 साल तक के लिए इसमें निवेश करके रखना पड़ता है। पार्शियल विड्रॉल यहां पर केवल इमरजेंसी केसेस में ही होता है। पीपीएफ में टैक्स बेनिफिट की बात करें तो यहां पर भी आपको सेक्शन 80C में टैक्स रिबेट मिल जाता है। और पीपीएफ का दूसरा फायदा यहां पर यह है कि आप जब भी पैसा निकालते हैं, चाहे आप इसमें पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं या फिर आपको जो मैच्योरिटी पर आपको जो भी पैसा मिलता है, तो जब भी आप पैसा निकालते हैं उसमें मिलने वाला जो इंटरेस्ट है तो उस पर भी किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगता है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर पीपीएफ में 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसमें आपको एग्जैक्ट उस 7.1% का ही इंटरेस्ट मिल जाता है। महंगाई या मुद्रास्फीति को लगभग 5 या 6% की दर से मान सकते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पीपीएफ में जो भी रिटर्न मिल रहा है वह महंगाई या इन्फ्लेशन को लगभग बीट कर रहा है, परंतु कोई खास बेनिफिट नहीं हो रहा है। अगर आप थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आपके लिए 2 ऑप्शन हैं। या तो आप एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं एनपीएस की। और एनपीएस में यहां पर मैं टियर 1 अकाउंट की बात कर रहा हूं जो कि आपका पेंशन अकाउंट होता है। यहां पर अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो एफडी और पीपीएफ के कंपैरिजन में यहां पर रिस्क फैक्टर थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि इसमें आपको इक्विटी में निवेश करने का मौका मिलता है। इक्विटी में आप मैक्सिमम 75% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी लिक्विडिटी की।
यहां पर हम जितने भी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं उनमें से एनपीएस में लिक्विडिटी सबसे कम है, क्योंकि एनपीएस में आप रिटायरमेंट तक पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इसमें आप इमरजेंसी केस में केवल 3 बार ही पैसा निकाल सकते हैं। आज अगर आप 30 साल के हैं तो आपको 60 साल की एज में ही पैसा मिलेगा। अगर इसके टैक्स बेनिफिट की बात करें तो सेक्शन 80C के अंडर जो 1.5 लाख की रिबेट मिलती है उसमें एनपीएस भी एक ऑप्शन है। यहां पर भी आप एनपीएस में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करके टैक्स रिबेट ले सकते हैं। इसी के साथ साथ सेक्शन 80CC-D1 में आपको 50,000 की एडिशनल टैक्स रिबेट भी मिल जाती है। अगर आप सरकारी या प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं तो एनपीएस में एम्प्लॉयर की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके ऊपर भी आपको सेक्शन 80CC-D2 में टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो इस प्रकार सभी इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करें तो एनपीएस में टैक्स बेनिफिट सबसे ज्यादा है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रिटायरमेंट के टाइम पर आपके एनपीएस अकाउंट में जो भी बैलेंस होता है उसमें से आपको 40% पेंशन के लिए एन्युटी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और 60% तक आप मैक्सिमम लमसम अमाउंट ले सकते हैं। 60% का लमसम अमाउंट टैक्स फ्री होता है, लेकिन हर महीने मिलने वाले पेंशन के अमाउंट पर आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपकी जितनी भी इनकम बनेगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा। आइए अब हम बात करते हैं रिटर्न्स की। एनपीएस में आप 8% से लेकर 13% तक रिटर्न की आशा कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी में आपको करीब 15% का एवरेज रिटर्न मिल जाता है। तो अगर आपने 75% इक्विटी में डाला है तो आपकी जो एवरेज रिटर्न से वह लगभग 13% के आसपास बन जाती है। अगर आप एनपीएस में निवेश कर रहे हैं तो आप आराम से इन्फ्लेशन को या कहें मुद्रास्फीति को बीट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन 5 या 6% का होता है और आप यहाँ पर अगर 10% से ज़्यादा रिटर्न कमा रहे हैं तो आप इन्फ्लेशन को काफ़ी आसानी से बीट कर देंगे। आइए बस अब हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड और ईएलएसएस की। सबसे पहले रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड में रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें इक्विटी का जो पोर्शन होता है वो अधिक होता है। यहाँ अब आप पर डिपेंड करता है कि आप 100% इक्विटी में जाना चाहते हैं या इससे कम परसेंट में। वैसे लॉन्ग टर्म में देखें तो शेयर मार्केट ज़्यादातर ऊपर को ही जाता है। अगर हम इसमें लिक्विडिटी की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। आप इसमें कभी भी पैसा डाल सकते हैं और अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसके अंदर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, उस पर आपको सेक्शन 80C में टैक्स रिबेट मिल जाता है। सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक की जो लिमिट है उसमें ईएलएसएस भी एक ऑप्शन होता है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि म्यूचुअल फंड ईएलएसएस में जितने भी रिटर्न आपको मिलेंगे और अगर आपकी 1 साल से ऊपर की इन्वेस्टमेंट इसमें हो गई है तो उसके ऊपर 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है। यहां पर अगर हम रिटर्न 15% का भी मान लेते हैं तो 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगने के बाद आपको 13.5% का ही फायदा होगा। लेकिन ये भी काफी अच्छे रिटर्न है और इन्फ्लेशन यानी कि जो मुद्रास्फीति है इसको आप आसानी से बीट कर सकते हैं। सेविंग्स के इन 4 इन्वेस्टमेंट की हमने 4 मापदंडों के आधार पर तो तुलना कर ली है। अब हम यहां पर एक बार यह भी देखते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट हमें कब यूज करनी चाहिए। ये 2 पैरामीटर पर निर्भर करता है। पहला है टाइम लिमिट, यानी कि कितने समय में आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और दूसरा है रिक्वायरमेंट, यानी कि हमें आने वाले टाइम में किस चीज के लिए पैसा चाहिए होगा। इसके लिए यहां पर हम आपको इन चारों इन्वेस्टमेंट का एक कंपैरिजन चार्ट बताते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट या एफडी में रिस्क फैक्टर तो काफी कम है और लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा है, यानी कि आप जब चाहे पैसा डाल सकते हैं और जब चाहे इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन एफडी के टैक्स बेनिफिट काफी कम है और रिटर्न भी कुछ खास नहीं है। इसलिए आप एफडी का इस्तेमाल 6 महीने से 2 साल के कम समय के गोल्स के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आने वाले 2 साल में आप बाइक खरीदना चाहते हैं या किसी वैकेशन पर जाना चाहते हैं, किसी की शादी आ रही है, या फिर आप कोई लैपटॉप या कैमरा खरीदना चाहते हैं और इसके लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप एफडी में अपना सेविंग करना शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहेगा और पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा।
अब पीपीएफ में देखें तो पीपीएफ में रिस्क फैक्टर तो काफी कम है, लेकिन लिक्विडिटी भी बहुत कम है। आप 15 सालों से पहले पीपीएफ में से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इसमें कम से कम 15 साल के लिए इसमें निवेश किया जाता है। पीपीएफ में टैक्स बेनिफिट ज्यादा है, लेकिन रिटर्न्स कम ही मिलते हैं। तो आप पीपीएफ का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कर सकते हैं, जैसे कि आने वाले 15-20 सालों में आपके बच्चों की हायर एजुकेशन का इंतजाम करना है या बच्चों की शादी करनी है, तो उसके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। और रिटायरमेंट के लिए भी पीपीएफ के माध्यम से प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उसके लिए भी पैसा निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एनपीएस की। एनपीएस में रिस्क फैक्टर थोड़ा ज्यादा है और लिक्विडिटी भी बहुत कम है, लेकिन एनपीएस में टैक्स बेनिफिट बहुत ज्यादा है और रिटर्न भी काफी अच्छी है। इसमें आपका पैसा रिटायरमेंट पर ही मिलेगा, तो इसमें आप लॉन्ग टर्म गोल के लिए निवेश कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं म्यूचुअल फंड को। तो वैसे म्यूचुअल फंड में यहां रिस्क फैक्टर ज्यादा है, लेकिन लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड के टैक्स बेनिफिट बहुत कम है, लेकिन रिटर्न काफी अच्छे हैं। टाइम लिमिट की बात करें तो आपको म्यूचुअल फंड में 2-3 साल से ज्यादा समय के लिए निवेश करके रखना चाहिए। अगर आपको 2-3 साल से कम समय में ही पैसा चाहिए तो अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड के बजाय एफडी में पैसा डालें, क्योंकि एफडी में ना तो आपका कैपिटल डेप्रिशिएट होगा और ना ही आपका कैपिटल रिड्यूस होगा। म्यूचुअल फंड के लिए आप मिड से लॉन्ग टर्म के गोल्स कर सकते हैं, जैसे कि आपको गाड़ी खरीदनी है या घर के लिए डाउन पेमेंट इकट्ठी करनी है, बच्चों की शादी या मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।